Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम PPCC 110 की यूनिट 11 को स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी इन एजुकेशन एंड क्लासरूम। तो इसमें हम देखेंगे कि सोशल साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को, थियरीज़ को हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं एजुकेशन एंड क्लासरूम डायनामिक्स में, इन सिचुएशंस में कैसे इसकी एप्लीकेशन हो सकती है। तो इसमें हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे मेनली, काफ़ी ईजी है वैसे ये चैप्टर। इसमें हम इंट्रापर्सनल प्रोसेसेस एंड इंटरपर्सनल प्रोसेसेस पढ़ेंगे क्लासरूम में। इंट्रापर्सनल प्रोसेसेस जो किसी इंडिविजुअल के खुद की वजह से कुछ क्रिएट हो रहा है, उसके खुद के माइंड की वजह से जो भी चीज़ें आ रही हैं वो इंट्रापर्सनल हो गई, राइट। पहले हम वो पढ़ेंगे जिसमें हम एटीट्यूड एंड एकेडमिक अचीवमेंट पढ़ेंगे कि हमारा खुद का एटीट्यूड कैसे इन्फ्लुएंस करता है हमारी एकेडमिक अचीवमेंट को, और हमारा सेल्फ कंसेप्ट किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है हमारी परफॉर्मेंस को, सेल्फ हैंडिकैपिंग क्या होती है, ये सब इंट्रापर्सनल प्रोसेसेस में हम पढ़ेंगे। और इंटरपर्सनल प्रोसेसेस में है टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, पीयर इंटरेक्शन एंड कॉग्निटिव एरर्स, जो कि क्लासरूम्स में या फिर एजुकेशन के टाइम पर हमारी एकेडमिक अचीवमेंट में इंटरफेयर करते हैं, इन्वॉल्व है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रापर्सनल प्रोसेसेस। तो इंट्रापर्सनल प्रोसेसेस में जैसे कि हमने पढ़ा था कि इंट्रापर्सनल क्या होती है, वो सब चीज़ें इंक्लूड समथिंग दैट ऑकर्स विद इन वंस माइंड, कि वो सब चीज़ें जो किसी के माइंड के अंदर चल रही होती है वो इंट्रापर्सनल में आती हैं। इसी वजह से इंट्रापर्सनल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एटीट्यूड पढ़ेंगे, अचीवमेंट मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे, बिलीव्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये तीनों चीज़ें, ये सब चीज़ें किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है हमारे एकेडमिक स्किल्स को, हमारे एकेडमिक परफॉर्मेंस को। तो सबसे पहले है एटीट्यूड एंड एकेडमिक अचीवमेंट। तो ये एकेडमिक अचीवमेंट है क्या, इस टर्म का मतलब होता है द एबिलिटी टू लर्न, रिमेंबर फैक्ट्स, कम्युनिकेट नॉलेज इवन ड्यूरिंग एग्जाम्स। कि एकेडमिक अचीवमेंट का मतलब है कि जो भी चीज़ आप कितने अच्छी तरीके से मेमोराइज़ कर पाते हैं, फैक्ट्स को कितनी अच्छी तरीके से याद कर पाते हैं, और उससे अपनी इन्फॉर्मेशन को जो भी आपने याद करी है, जो भी आपने मेमोराइज़ करी है, उसको कितनी अच्छी तरीके से आप कन्वे कर पाते हैं, ठीक है, कम्युनिकेट कर पाते हैं ओरल मैनर में, ठीक है, रिटन फॉर्म में, ओरल फॉर्म में, इवन इन एग्जाम्स, ठीक है। जो एग्जाम्स के टाइम पर भी आप कैसे उसे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एकेडमिक अचीवमेंट। कि एक कोई स्टूडेंट है वो हिस्टोरिकल डेट्स को अच्छे से याद कर पा रहे हैं और उन हिस्टोरिकल डेट्स को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पा रहे हैं एग्जाम के टाइम में, तो वो होगी एकेडमिक अचीवमेंट। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनमें हाई एकेडमिक मोटिवेशन होती है, जो काफ़ी हाईली मोटिवेटेड होते हैं अपने एकेडमिक्स को लेकर के। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज देर आर सम ट्रेड्स जो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं। ट्रेड्स कौन कौन से, कि उनके अंदर वो लोग पर्पस ओरिएंटेड होते हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स होते हैं अपने स्कूल को लेकर के, काफ़ी डिसिप्लिन होते हैं, रिसोर्सफुल होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं हाई एकेडमिक मोटिवेशन के लिए। कि कोई स्टूडेंट है जो कि अपने स्कूल को भी एंजॉय करता है, उसको अपने टीचर्स के लिए, स्कूल्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए जो है पॉजिटिव फीलिंग्स है उसके अंदर, उसको पढ़ना अच्छा लगता है, और वो जो लेजर एक्टिविटीज़ हैं उसमें काफ़ी कम टाइम लगाता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इन्वॉल्व है किसमें, हाई एकेडमिक मोटिवेशन में। फिर है पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है। जब हम एटीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव एटीट्यूड का क्या रोल होता है, एसेंशियल फॉर स्टूडेंट्स टू हैव पॉजिटिव थॉट्स अबाउट देयर स्कूल, टीचर्स एंड सब्जेक्ट्स। तो पॉजिटिव एटीट्यूड होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कि अगर आप पॉजिटिवली इवैल्यूएट नहीं करेंगे अपने स्कूल को, अपने एजुकेशन को, अपने टीचर्स को, तो आपके जो स्कोर्स हैं एग्जाम में, आपकी जो एकेडमिक्स है उसमें आपके स्कोर्स इतने अच्छे नहीं आ पाएंगे। अगर आप अपने स्कूल को, ठीक है, अपने एग्जाम्स को, अपने टीचर्स को, एजुकेशन सिस्टम को पॉजिटिवली, एजुकेशन को पॉजिटिवली परसीव करते हैं, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है इन सबको लेकर के, तो आपके स्कोर्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ सकते हैं और काफ़ी हाई स्कोर आ सकते हैं। अ स्टूडेंट हु लाइक्स देयर मैथ टीचर एंड एन्जॉय सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम्स। कि अगर कोई पर्सन है, कोई स्टूडेंट है जिसको मैथ्स की टीचर अपनी पसंद है, उसको मैथ्स भी पसंद है, तो उसकी जो एकेडमिक अचीवमेंट है, जो उसके स्कोर्स हैं एकेडमिक्स में, वो हाई ही आएंगे, अच्छे ही आएंगे, बिकॉज उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है अपने एग्जाम्स को लेकर के, अपने मैथ्स को लेकर के। बेसिकली काफ़ी रिसर्चेस भी ऐसी हुई हैं एटीट्यूड और बिहेवियर को लेकर के, जिसमें देखा गया है, शो दैट एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर मे नॉट ऑलवेज मैच। कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका जैसा एटीट्यूड हो, जैसा अपना एटीट्यूड बनाया हो, पॉजिटिव या नेगेटिव किसी चीज़ को लेकर के, वैसा ही आप बिहेवियर हर बार शो करें। फॉर एग्जांपल कि अगर आप मानते हैं कि भाई स्टडीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और आपको हमेशा पढ़ना चाहिए, स्टडीज़ को लेकर के आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, बट स्टिल कभी कभी ऐसा टाइम आता है जब आप जो है अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना या फिर कोई सीरीज़ देखना या फिर मूवीज़ देखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो यही चीज़ रिसर्च में भी शो हुई है कि अगर बहुत बार होता है कि हमारा एटीट्यूड तो पॉजिटिव है किसी चीज़ को लेकर के, अपने एजुकेशन को लेकर के, बट समटाइम्स स्टिल हमारा जो बिहेवियर होता है उसके ऑपोजिट हो सकता है। फिर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है थियोरी ऑफ प्लान बिहेवियर, जो कि हमने आई थिंक 8th या फिर 9th यूनिट में भी पढ़ा था, थियोरी ऑफ प्लान बिहेवियर। तो थियोरी ऑफ प्लान बिहेवियर बोलती है कि जो हमारा बिहेवियर होता है, जो भी हमने बिहेवियर करा है, वो प्रिडिक्टेड किस तरीके से होता है, किसके बेसिस पे प्रिडिक्ट होता है, हमारे इंटेंशंस। कि हमारे इंटेंशंस क्या हैं वो बताती हैं, उससे हमें पता चल सकता है कि किसी का ऐसा बिहेवियर क्यों था।
ठीक है। तो हमें इंटेंशन पता करनी होती है, और ये जो हमारी इंटेंशन होती है किसी बिहेवियर को लेकर के, किसी काम को लेकर के, वो तीन चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड होती है। ओके, तो हमारा बिहेवियर को कौन प्रिडिक्ट करता है? हमारी इंटेंशंस, और इन इंटेंशंस को तीन चीज़ें हैं जो, तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, तीन कॉम्पोनेंट हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि है हमारा एटीट्यूड, सब्जेक्टिव नॉर्म्स एंड परसीव्ड कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई स्टूडेंट है जो ये मानता है कि उसे एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है, तो उसने जो ये बिहेवियर करा एक्सरसाइज करने का, ये जो डिसीजन उसने लिया एक्सरसाइज करने का, इसके पीछे उसकी इंटेंशन क्या थी, ठीक है, वो हम कैसे पता करेंगे? तीन चीज़ों से, कि उसको लगा था कि उसका एटीट्यूड अपने एक्सरसाइज करने को लेकर के क्या है कि एक्सरसाइज करने से हेल्थ अच्छी रहती है, तो एक्सरसाइज करना अच्छा है, तो उसका पॉजिटिव एटीट्यूड हुआ एक्सरसाइज को लेकर के, तो एटीट्यूड हो गया फर्स्ट कॉम्पोनेंट। सेकंड, सब्जेक्टिव नॉर्म्स, कि उसके इस बिहेवियर को लेकर के, कि जो उसने डिसाइड करा है एक्सरसाइज करना, इस बिहेवियर से उसके आसपास के जो सबसे सिग्निफिकेंट अदर्स हैं उसके लाइफ में, उसके पेरेंट्स, उसके फ्रेंड्स, वो उसे किस तरीके से परसीव करेंगे, वो उसे अच्छा समझेंगे इस डिसीजन को लेकर के, या फिर उसे गलत समझेंगे। जैसे हम लोग अगर कुछ डिसीजन लेते हैं कि हमें फ्यूचर में ये वाला कोर्स करना है, या फिर ये पढ़ाई करनी है, या फिर ये वाली जॉब हमें करनी है, तो हम लोग सोचते हैं कि अच्छा ये वाली जॉब हमारे पेरेंट्स को अच्छी लगेगी, नहीं लगेगी, वो लोग हम पे प्राउड फील करेंगे, नहीं करेंगे, या फिर वो हमें मना कर देंगे ये जॉब करने के लिए, या फिर ये काम करने के लिए, फिर इस पढ़ाई के लिए, तो वो चीज़ भी हम लोग सोचते हैं। तो वहीं पर है कि बिहेवियर आपने जो करा उसके पीछे इंटेंशन क्या था। तो जो स्टूडेंट ने डिसाइड करा एक्सरसाइज करने का, तो इसके पीछे उसका एटीट्यूड क्या था? पॉजिटिव एटीट्यूड है एक्सरसाइज को लेकर के, कि एक्सरसाइज करने से हम हेल्दी रहते हैं, तो ये उसका एटीट्यूड था, बिलीफ था, फर्स्ट कंपोनेंट हो गया। सेकंड हो गया सब्जेक्टिव नॉर्म्स, कि उसके दोस्त भी उसे अच्छा परसीव कर रहे हैं कि हाँ एक्सरसाइज कर रहा है हमारा फ्रेंड, तो वो उसे सपोर्ट करें, तो सब्जेक्टिव नॉर्म्स भी हो गए। थर्ड आया परसीव्ड कंट्रोल, अब उसने डिसाइड तो कर लिया एक्सरसाइज तो करूँगा, बट क्या मैं एजुकेशन के साथ साथ अपनी एक्सरसाइज भी अच्छे से कर सकता हूँ? क्या मैं लॉन्ग टर्म के लिए ये हैबिट क्रिएट कर सकता हूँ, बना सकता हूँ, बिल्ड कर सकता हूँ, या फिर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इसकी वजह से, तो मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ये सारी चीज़ें कि उसका इस हैबिट पर, इस चीज़ पर, इस बिहेवियर पर कितना कंट्रोल रहेगा, वो कितना कंट्रोल मानता है अपने इस बिहेवियर पे, वो भी डिपेंड करता है। तो ये हमारे कोई भी बिहेवियर हम करते हैं उसके पीछे वो प्रिडिक्ट हो सकता है हमारे इंटेंशन से, और हमारी इंटेंशन तीन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती है, एटीट्यूड्स, सब्जेक्टिव नॉर्म्स एंड परसीव्ड कंट्रोल। तो पूरी थियरी ऑफ प्लान बिहेवियर इसी यही एक्सप्लेनेशन है पूरी थियरी ऑफ प्लान बिहेवियर की, कि हमारा जो बिहेवियर है वो हमारे इंटेंशंस के थ्रू हम उसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और ये हमारी इंटेंशन किसी काम को करने की वो इन्फ्लुएंस होती है, अफेक्ट होती है तीन चीज़ों से, हमारा एटीट्यूड, हमारे सब्जेक्टिव नॉर्म्स, और हमारा परसीव्ड कंट्रोल, कि हमारा उस बिहेवियर पे कितना कंट्रोल रहेगा। कि अगर आपने डिसाइड करा है कि आप जो है कोई गवर्नमेंट जॉब करेंगे, तो आपने डिसाइड कर लिया, ठीक है, लेकिन इस डिसीजन आपने क्यों लिया? आपका क्या एटीट्यूड है गवर्नमेंट जॉब को लेकर के, कि गवर्नमेंट जॉब करना अच्छा होता है, तो आपने पॉजिटिव एटीट्यूड लिया, ये करने से आपके पेरेंट्स भी आप पे प्राउड फील करेंगे, तो सब्जेक्टिव नॉर्म्स हो गया। फिर आप सोच रहे हैं कि क्या आप सारी ज़िंदगी वो काम कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब पे काम आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप डिसीजन ले लेंगे उसे करने का, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, तो आप उधर क्या करेंगे? उसे चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो यह है थियरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर। तो यही थी थियरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर। अब इसके कंपोनेंट्स बताए गए हैं, कंपोनेंट्स ऑफ थियरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर, वही जो हमने पढ़े कि हमारा एटीट्यूड, सब्जेक्टिव नॉर्म्स एंड परसीव्ड बिहेवियरल कंट्रोल। इसको बस आपको जो एग्जाम्पल्स देने हैं वो आपको एजुकेशन से रिलेटेड देना है, राइट। तो आप इसमें 3 कंपोनेंट्स लिख सकते हैं, और बाद में जो ये बिहेवियरल इंटेंशन क्या है कि आपने जो ये काम करा है उसके पीछे क्या, आपने क्यों करा ये काम, ठीक है, आपकी क्या डिटर्मिनेशन थी। फिर लास्ट में आपका क्या आता है? आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल करके आती है, एक्चुअल एकेडमिक परफॉर्मेंस। अगर आप एजुकेशन वाला एग्जांपल ले रहे हैं कि एटीट्यूड क्या हुआ कि पढ़ने से अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके ग्रेड्स अच्छे आएंगे, आपका एटीट्यूड था। सब्जेक्टिव नॉर्म्स, इससे आपके पेरेंट्स आप पे प्राउड फील करेंगे। थर्ड, परसीव बिहेवियरल कंट्रोल की कितनी ही की जो आपकी स्टडीज़ हैं वो कितनी ज़्यादा डिफिकल्ट है, कितनी ईजी आप उसे समझते हैं और आप कितने लंबे टाइम तक उसे कंटिन्यू रख सकते हैं या फिर वो काम कर सकते हैं। तो ये तीनों कॉम्पोनेंट्स हो गए। आपकी इंटेंशन क्या थी इसके पीछे, और फिर आप इसकी वजह से आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस भी, एक्चुअल एकेडमिक परफॉर्मेंस भी इन्फ्लुएंस होकर इंक्रीज हो सकती है, हाई हो सकती है या फिर लो हो सकती है। रिसर्च फाइंडिंग्स क्या कहते हैं? रिसर्च फाइंडिंग्स बोलते हैं कि हाई वर्सेस लो परफॉर्मिंग रीडर्स, जो हाई वर्सेस लो परफॉर्मिंग रीडर्स हैं, स्टडीज़ कहते हैं कि स्टडीज़ जो हुई थी, जितनी भी रिसर्च हुई थी, तो हाई जो परफॉर्मर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स किसे प्रेफर करते हैं? टू बीइंग अ गुड स्टूडेंट, ठीक है, एक अच्छा स्टूडेंट बन के रहना। उनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेंशन होती है, जैसे कि हमने थियरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर में पढ़ा कि हमारी इंटेंशन क्या है वो मैटर करती है, और वो इंटेंशन कौन से 3 कंपोनेंट्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? एटीट्यूड, परसीव्ड बिहेवियरल कंट्रोल एंड सब्जेक्टिव नॉर्म्स। सो जो हाई परफॉर्मेंस होते हैं वो वैल्यू करते हैं, उनका एटीट्यूड क्या होता है कि एक अच्छा स्टूडेंट बनकर रहना चाहिए, उनकी इंटेंशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है हार्डवर्क करने के लिए, और वो एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्टिव नॉर्म्स भी परसीव करते हैं किसी लेकर के एकेडमिक अचीवमेंट को लेकर के, कि एकेडमिक अचीवमेंट करने से जो आसपास के लोग हैं, जो हमारे सिग्निफिकेंट अदर्स है, वो भी हमें अच्छा परसीव करेंगे। तो ये रिसर्च में देखा गया। अब यही थियरी को ऑनलाइन लर्निंग में कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं? वैसे वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट क्योंकि उसमें सिर्फ थियरीज लिखी गई हैं कि किसने किस चीज़ के ऊपर रिसर्च करी थी, किस रिसर्चर ने किस टॉपिक के ऊपर, तो आप उसको छोड़ सकते हैं वैसे, बट हम फिर भी पढ़ेंगे एप्लीकेशन टू ऑनलाइन लर्निंग कि थियरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर को हम ऑनलाइन लर्निंग में कैसे अप्लाई कर सकते हैं।
तो एप्लीकेशन ऑफ ऑनलाइन लर्निंग में जो सबसे पहले रिसर्च हुई थी वो करी थी इरानियन एंड ओ मैले ने 1998 में, और इन्होंने जो अपनी रिसर्च करी थी उसमें टॉपिक इन्होंने लिया था एटीट्यूड्स एंड एक्सपेक्टेशंस इन ऑनलाइन लर्निंग, कि जो हमारा एटीट्यूड होता है वो किस तरीके से हमारी परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है ऑनलाइन लर्निंग को लेकर के। ठीक है, कि आपका क्या एटीट्यूड है ऑनलाइन कोर्सेज को लेकर के, कि ऑनलाइन कोर्सेज अच्छे होते हैं या बेकार होते हैं, या फिर इनसे आपका कुछ फ्यूचर में नहीं हो सकता। तो क्या आपका एटीट्यूड है वो भी आपके सक्सेस को या फिर आपके एकेडमिक अचीवमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर किसी का नेगेटिव एटीट्यूड है ऑनलाइन लर्निंग को लेकर के तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा उसमें। तो ये इनकी रिसर्च थी। सेकेंड थी कार्सवेल एंड वेंकटेश की 2002 में इन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन करी थी, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी थी स्टूडेंट रिस्पॉन्स टू वेब बेस्ड डिस्टेंस एजुकेशन, कि उन्होंने रिसर्च करी थी इस टॉपिक के ऊपर कि कितना हम कंट्रोल फील कर पाते हैं। ठीक है, हम कितना परसीव्ड कंट्रोल हमारा क्या है, कि हम कितने कंसिस्टेंट रहेंगे थ्रू आउट दी लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग एनवायरमेंट हमारे लिए बेटर रहेगा कि नहीं रहेगा, इसके ऊपर इन्होंने रिसर्च करी थी। लास्ट है रॉबिन्सन एंड डोवरस्पाइक, 2006 में इन्होंने रिसर्च करी थी एग्जामिन स्टूडेंट इंटेंशंस ऑफ टेकिंग ऑनलाइन वर्सेस फेस टू फेस कोर्सेज। तो इन्होंने इंटेंशन के ऊपर वर्क करा था कि स्टूडेंट्स की क्या इंटेंशन है ऑनलाइन वर्सेस फेस टू फेस इंटरेक्शन में, यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज को लेकर के। तो ये कुछ रिसर्चेज हुई थी थियरी ऑफ क्लाइंट बिहेवियर को बेस बना करके, इसके बेसिस पर कुछ रिसर्चेज करी गई थी ऑनलाइन लर्निंग को लेकर के। तो ये हमने पढ़ा कि किस तरीके से हमारा जो एटीट्यूड होता है, और एटीट्यूड से रिलेटेड ही हमने थियरी पढ़ी थियरी ऑफ क्लाइंट बिहेवियर, राइट। तो हमारा एटीट्यूड किस तरीके से हमारे एकेडमिक अचीवमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर आपका एटीट्यूड आपने पॉजिटिव बनाया है अपने स्कूल को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, तो आपकी एकेडमिक अचीवमेंट भी और ज़्यादा हाई होगी। बट अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड है अपने सब्जेक्ट्स को लेकर के, ठीक है, अपने कोर्सेज को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, टीचर्स या स्कूल्स को लेकर के, तो आपकी एकेडमिक अचीवमेंट भी उतनी लो हो सकती है। तो इस तरीके से एटीट्यूड इन्फ्लुएंस करता है कैसे हमारे एकेडमिक अचीवमेंट को। सेकंड इसमें टॉपिक है एकेडमिक सेल्फ कंसेप्ट एंड परफॉर्मेंस। एकेडमिक सेल्फ कंसेप्ट एंड परफॉर्मेंस में क्या है, सबसे पहले तो एकेडमिक सेल्फ कंसेप्ट क्या है, हाउ स्टूडेंट्स परसीव देयर एबिलिटी इन अ स्पेसिफिक एकेडमिक एरिया, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड हिस्ट्री। तो एकेडमिक सेल्फ कंसेप्ट क्या है कि आप क्या समझते हैं, आप किस तरीके से परसीव करते हैं कि आपकी क्या एबिलिटीज़ हैं किसी एक स्पेसिफिक एकेडमिक एरिया में, कि आपकी ड्राइंग अच्छी है या नहीं है, आपकी मैथ्स अच्छी है या नहीं है। ठीक है, आप इसे लेकर के आप क्या समझते हैं, आपका क्या सेल्फ कंसेप्ट है अपने एकेडमिक एरिया को लेकर के, कि आपने अगर साइकोलॉजी ली है तो क्या आप साइकोलॉजी आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, साइकोलॉजी आपके लिए आसान है या फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, आप किस तरीके से परसीव करते हैं, आप क्या सोचते हैं कि आप साइकोलॉजी में अच्छे हैं, क्या आप ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वो है हमारा एकेडमिक सेल्फ कंसेप्ट, यानी कि हमारा सेल्फ कंसेप्ट अपने एकेडमिक एरिया को लेकर के। और ये किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है हमारी मोटिवेशन को, कि अगर आपका पॉजिटिव एकेडमिक सेल्फ कंसेप्ट होता है तो आप उतने ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं अपने काम को लेकर के। अगर आपको पता है कि आपकी पेंटिंग काफ़ी अच्छी है, ठीक है, आपकी ड्राइंग काफ़ी अच्छी है, तो आप उसी में ज़्यादा एफर्ट अपने लगाते हैं। अगर आपको पता है कि आपकी मैथ्स काफ़ी अच्छी है तो आप उसमें अपना ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि भाई आपकी मैथ्स बिल्कुल अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आप उससे बचेंगे, ठीक है, उससे भागने की कोशिश करेंगे। कि ये अब हो सकता है कि स्कूल में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब किसी एक पर्टिकुलर ऐसे सब्जेक्ट का एग्जाम होता है जिसमें वो अच्छे नहीं होते, उनका सेल्फ कंसेप्ट काफ़ी लो होता है, नेगेटिव होता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के, फॉर एग्जांपल मैथ्स को लेकर के, तो वो जब भी एग्जाम होता है उस दिन छुट्टी कर लेते हैं, या फिर वो इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करते, उसमें अपने एफर्ट्स भी नहीं लगाते। तो इस तरीके से हमारा सेल्फ कंसेप्ट, एकेडमिक सेल्फ कंसेप्ट इन्फ्लुएंस करता है अपनी मोटिवेशन को, कि हम उसमें एफर्ट्स ही नहीं लगाते, हम मोटिवेट ही नहीं होते उस सब्जेक्ट को लेकर के। इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट, वही चीज़ जो मैंने बताई कि अगर आपको अपनी एबिलिटीज़ पे भरोसा नहीं है, आपको लगता है कि यार आप ये काम कर ही नहीं सकते, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होगा, आपको अपने ऊपर डाउट है तो आप उससे भागेंगे, आप उससे बचने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके एकेडमिक सेल्फ कंसेप्ट, आपके जो एकेडमिक स्कोर्स है, आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव फैक्टर्स, यहाँ पे क्या है, कॉग्निटिव एबिलिटीज़, कॉग्निटिव फैक्टर्स यानी कि हमारी स्टडीज़ में दो चीज़ें काम में आती हैं। एक हमारे कॉग्निटिव फैक्टर्स क्या है कि आपको चीज़ें कितनी अच्छे से समझ में आ रही हैं, राइट। आप कॉम्प्रिहेंशन आपका आ गया, इसमें आपकी मेमोरी आ गई, आपकी लर्निंग आ गई, ठीक है, आपका परसेप्शन आ गया, और आपकी जितनी भी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं हमारी, वो सब आ गया आपके कॉग्निटिव फैक्टर में। नॉन कॉग्निटिव फैक्टर में आ गया आपका सेल्फ कंसेप्ट, कि आप क्या समझते हैं खुद को। और ये दोनों चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं किसे, आपके एकेडमिक अचीवमेंट को। तो सिर्फ हमारी मेमोरी, ठीक है, हमारा रिट्रीवल या फिर हमारी कॉम्प्रिहेंशन, लर्निंग, सिर्फ ये जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, सिर्फ ये हमारी स्टडीज़ को इन्फ्लुएंस नहीं करती हैं। जैसे कि सबको लगता है कि अच्छा मुझे तो जल्दी याद नहीं होता, या फिर शायद मेरे को तो इतनी जल्दी चीज़ें समझ में नहीं आती है, मुझे याद नहीं रहता, इस वजह से मेरा स्कोर कम आता है। बट सिर्फ ये कॉग्निटिव फैक्टर्स ही इन्फ्लुएंस नहीं करते, बल्कि हमारा जो सेल्फ कंसेप्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है किसे, हमारे एकेडमिक अचीवमेंट को। तो कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव फैक्टर्स बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एकेडमिक अचीवमेंट। इंपॉर्टेंस फॉर एजुकेटर्स। अब अगर एकेडमिक सेल्फ कंसेप्ट टीचर्स को समझ में आता है, एजुकेटर्स को समझ में आता है कि किसी स्टूडेंट का जो एकेडमिक सेल्फ कंसेप्ट है, फॉर एग्जांपल मैथ्स को लेकर के, वो काफ़ी ज़्यादा लो है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट है उसका, कि मैथ्स तो हो ही नहीं सकती, या साइंस तो हो ही नहीं सकती, फिजिक्स तो हो ही नहीं सकती उससे, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं कि वो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट पर ज़्यादा अपने एफर्ट्स लगा सकते हैं। वो एक न्यू टीचिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं, वो उसको और ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसे कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि हाँ उससे हो सकता है, उसे और ज़्यादा सपोर्ट दे सकते हैं।
तो इसकी वजह से अगर पता चलता है कि क्या सेल्फ कंसेप्ट है, एकेडमिक सेल्फ कंसेप्ट क्या है किसी स्टूडेंट का, तो उससे एजुकेटर्स जो है उसका यूज़ कर सकते हैं, उसका उस नॉलेज का, ठीक है, उस डेटा का यूज़ कर सकते हैं और अपने स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं। अब बहुत सी ऐसी रिसर्च फाइंडिंग्स भी हुई हैं जिसमें देखा गया है कि जो हमारा सेल्फ कंसेप्ट है, जो एकेडमिक अचीवमेंट है, दोनों के बीच में एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। दोनों चीज़ें कोरिलेट करती हैं। अगर हमारा सेल्फ कंसेप्ट जितना ज़्यादा अच्छा रहता है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहता है, हमारी एकेडमिक अचीवमेंट भी उतनी अच्छी रहती है, हाई रहती है। बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्कूल्स कैन हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप पॉजिटिव सेल्फ इमेज एंड कॉन्फिडेंस इन देयर एबिलिटीज़। कि जो स्कूल्स हैं वो काम कर सकते हैं, टीचर्स जो हैं, एजुकेटर्स जो हैं, वो मोटिवेट कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस दिला सकते हैं स्टूडेंट्स को अपनी एबिलिटीज़ को लेकर के कि वो कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। वो उनको डिफरेंट तरीके से हेल्प करा सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स का, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर सकते हैं उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। नेगेटिव सेल्फ इमेज, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा कि जो नेगेटिव सेल्फ इमेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा आपके सक्सेस के रास्ते में हिंड्रेंस बन सकती है। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, एकेडमिक एरिया में खुद को मतलब अचीव करने के लिए। क्योंकि हमारी सेल्फ एस्टीम इतनी लो हो जाती है अगर हमारे ग्रेड्स हमेशा किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपके हमेशा ग्रेड्स लो आ रहे हैं, ठीक है, आप ढंग से उसको पास भी नहीं हो पाते उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो आपको हमेशा लगेगा कि यार शायद मेरी में ही कुछ कमी है, तो आपका सेल्फ एस्टीम भी काफ़ी ज़्यादा लो हो जाएगा। आपको लगेगा कि यार आप में ही कुछ कमी है, आप स्मार्ट नहीं है दूसरों के मुकाबले। तो ये जो नेगेटिव सेल्फ इमेज है वो आपको फ्यूचर में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करती है, आपकी सक्सेस में एक बैरियर बन जाती है। तो ये था कि किस तरीके से हमारी जो सेल्फ कंसेप्ट है, एकेडमिक सेल्फ कंसेप्ट है, वो किस तरीके से हमारी परफॉर्मेंस को, हमारे एकेडमिक अचीवमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। लास्ट है इसमें टॉपिक सेल्फ हैंडीकैपिंग इन दी क्लासरूम। सेल्फ हैंडीकैपिंग है क्या? सेल्फ हैंडीकैपिंग की जैसे टर्म नाम से आपको समझ में आ रहा हो कि क्या मतलब हो गया इसका, कि खुद से हैंडीकैप करना, ठीक है, खुद को हैंडीकैप करना। इट मीन्स कि अपने खुद के रास्ते में, अपने खुद के टास्क के बीच में कोई बैरियर क्रिएट करना, उसे सेल्फ हैंडीकैपिंग कहा जा रहा है। कि कोई स्टूडेंट है जिसे पता है कि कल उसका एग्जाम है या फिर कुछ दिनों बाद उसका एग्जाम है, लेकिन उसने अपने दिमाग में सोच रखा है कि यार ये वाला एग्जाम तो यार बहुत मुश्किल है, कि मुझसे क्लियर हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर क्लियर नहीं हुआ तो सब लोग मुझे बुरा समझेंगे, तो मैं कुछ ऐसा काम करता हूँ कि जिसकी वजह से वो एग्जाम के लिए मुझे सिर्फ एक बहाना मिल जाए, ठीक है। या तो एग्जाम से पहले बहाना बनाया जाएगा, फिर एग्जाम जब पूरा हो चुका है, ये बहुत बुरे स्कोर आए हैं, फिर फेल हो गए हैं, तो उसके बाद बहाना बना रहे हैं। तो वही जो बहाना बनाना है या फिर अपने रास्ते में कुछ बैरियर खुद से क्रिएट करना है, उसे हम बोलेंगे सेल्फ हैंडीकैपिंग। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, बट पहले यहाँ पे दो टाइप्स है सेल्फ हैंडीकैपिंग के, बिहेवियरल सेल्फ हैंडीकैपिंग एंड क्लेम्ड सेल्फ हैंडीकैपिंग। तो बिहेवियरल सेल्फ हैंडीकैपिंग में होता है कि आप ऐसे कुछ एक्शंस करते हैं, आपका ऐसा कोई बिहेवियर होता है जो आपकी परफॉर्मेंस को खराब कर सकता है, आपके परफॉर्मेंस के आगे कुछ ना कुछ हिंडर क्रिएट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक स्टूडेंट है, गोज टू पार्टी दैट द नाइट बिफोर एन एग्जाम इंस्टेड ऑफ स्टडिंग, कि किसी को पता है कि कुछ दिनों बाद या फिर कल उसका एग्जाम है, और वो रिवीजन की बजाय, पढ़ने की बजाय क्या कर रहा है, पार्टी कर रहा है, या फिर एग्जाम में जानबूझ करके लेट जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लेट पहुंचेंगे तो बाद में हमारे पास एक एक्सप्लेनेशन हो जाएगी कि देखो मैं लेट पहुंचा था, इस वजह से मुझे एंग्जाइटी क्रिएट होने लग गई थी, मेरा एग्जाम अधूरा रह गया था, इसकी वजह से मैं फेल हो गया। तो ये हो गया बिहेवियरल सेल्फ हैंडीकैप्स। सेकेंड है क्लेम सेल्फ हैंडीकैप्स। क्लेम सेल्फ हैंडीकैप्स क्या होते हैं कि ये बाद में करते हैं, बाद में सिर्फ एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि टीचर ने पूछा होमवर्क क्यों नहीं करा, अरे कल घर में कोई प्रॉब्लम हो गई थी इसकी वजह से काम नहीं करा, एग्जाम देने क्यों नहीं आए थे, कि कुछ और प्रॉब्लम बता दी, कुछ और बहाना बना दिया। कि टीचर ने अगर पूछा कि एग्जाम देने क्यों नहीं आए थे, या फिर क्लास टेस्ट के टाइम पे क्यों अपीयर नहीं हुए थे, तो उसके लिए भी बहाने बनाना। बेसिकली क्लेम्ड हैंडीकैप्स, सेल्फ हैंडीकैप्स क्या होता है कि बाद में सिर्फ बहाने बनाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या होता है कि उनके ऊपर से ट्रस्ट लोगों का सबका हटने लग जाता है। अब ये दोनों ही चीज़ें, चाहे किसी भी तरीके का सेल्फ हैंडीकैप हो, वो परफॉर्मेंस को ख़राब ही करता है, हमारी परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करता है। बिहेवियरल सेल्फ हैंडीकैपिंग क्या होगा, तो अगर किसी स्टूडेंट ने बिहेवियरल सेल्फ हैंडीकैपिंग करा कि वो जानबूझ करके एग्जाम के टाइम पे लेट पहुंचा, तो ये काफ़ी ऑब्जर्वेबल है, ठीक है, दूसरे लोग देख सकते हैं, आपके पेरेंट्स को दिख सकता है ये चीज़, ठीक है, काफ़ी ऑब्जर्वेबल है, कोई भी देख सकता है इस चीज़ को। तो वो आपको डांट सकते हैं इस बात पर कि आप लेट गए क्यों थे, जब आपको पता है कि कोई आपका इंपॉर्टेंट डे है तो आपको पहले ही जल्दी उठना चाहिए था, अपनी तरफ से आपको जो है ज़्यादा एफर्ट्स लगाने चाहिए थे। तो इसकी वजह से भी ये काफ़ी ऑब्जर्वेबल है, तो इसके लिए आपको पनिशमेंट मिल सकती है। साथ में जो क्लेम्ड सेल्फ हैंडीकैप से धीरे धीरे जब आप बार बार सिर्फ एक्सक्यूजेस बहाने पे बहाने देते रहोगे, तो सबको बाद में समझ में आ जाएगा। एक दो बार बहाने चल जाते हैं, बट बार बार जब आप ये करते हैं तो टीचर्स को भी समझ में आ जाता है कि आप सिर्फ एक्सक्यूजेस बना रहे हैं, फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी। और कई बार क्या होता है कि अगर कोई आप ऐसा बहाना बनाते हैं जिससे कि टीचर सोचते हैं अच्छा इनके घर में तो ये प्रॉब्लम है, तो ये तो रहेगी ही, तो मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, बार बार पूछने का कोई मतलब नहीं है, तो वो आप पे ध्यान देना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस बाद में ख़राब ही होगी। तो ये थी सेल्फ हैंडीकैपिंग। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने यूनिट 11 के फर्स्ट पार्ट को हमने कवर करा, जिसमें कि हमने इंट्रापर्सनल प्रोसेसेस में एटीट्यूड एंड एकेडमिक अचीवमेंट वो कैसे इन्फ्लुएंस करती है हमारे एकेडमिक अचीवमेंट को, हमारा एटीट्यूड वो हमने पढ़ा। एकेडमिक सेल्फ कंसेप्ट किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है हमारी परफॉर्मेंस को वो पढ़ा, और सेल्फ हैंडीकैपिंग क्या होती है और किस तरीके से वो हमारी परफॉर्मेंस को खराब करती है वो हमने पढ़ा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि, क्योंकि उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है।
और अगर आपकी कोई भी क्वेरी रह जाती है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना पड़ेगा और पीडीएफ आपको इस वाली यूनिट की तब मिलेगी जब सारे ही जो पार्ट्स हैं इस यूनिट के वो कवर हो जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।